अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। हमारा अगला जो टॉपिक है ये है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और बड़ी आसान सी डेफिनेशंस हैं, और यहाँ पे आपको हेडिंग्स भी बनी हुई नज़र आ रही होंगी, तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इसमें बेटे रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, आप पीछे वाले लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है या पास करता है तो वो कंडक्टर उस करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो वो करंट को जो ऑपोजिशन फेस करना पड़ती है डेट इज़ डिफाइंड एज इट्स रेजिस्टेंस। अब किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ जी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, लेंथ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नंबर 2, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग विड्थ ऑफ द कंडक्टर का भी नाम दे रहे होते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आप इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा करें तो आप लिख सकते हैं जी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। यहाँ पे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको जब हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की ज़रूरत होती है जो कि कहलाता है रो। ये जो रो है इसको हम लोग नाम देते हैं जी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। और ये याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि वो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। यानी रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका कंडक्टर की डायमेंशंस के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो तीसरा जो फैक्टर है जी वो हमारे पास ये रो है या रेजिस्टिविटी है। अब यहाँ से जब हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया तो यहाँ से रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। अब देखें जी, आप एरिया को इधर ले आएंगे, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। अब अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि जी रो इज़ इक्वल टू आर, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एरिया शुड इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ शुड इक्वल टू 1 मीटर। अब आप लोग ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी रेजिस्टेंस की इक्वल होगी जब कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। और आपको पता है कि जब आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है। इसका मतलब कि जी आप कंडक्टर की अगर रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप कंडक्टर की डायमेंशंस को इस तरह से सेट करें कि उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर बन रहा हो। तो जब उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर बन रहा होगा तो फिर उस 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। तो यही इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। मीटर क्यूब का मतलब कि जी आपने उसका वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक मीटर सेट किए, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लिया, रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। आप यहाँ पे आर के यूनिट्स पुट कर दें ओहम, एरिया के यूनिट्स पुट कर दें मीटर स्क्वायर और लेंथ के यूनिट्स पुट कर दें मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स रह जाएंगे ओहम मीटर। ये बेटे आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम वाइल दैट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। अच्छा, सेकेंड डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की डायमेंशंस पे और उसकी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशंस जिसमें लेंथ और विड्थ आ जाती है, एंड टेम्परेचर, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। कंडक्टेंस जो है बेटे ये रेजिस्टेंस का रिवर्स है, यानी जब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे थे कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो कंडक्टेंस का मतलब हो जाएगा जी सपोर्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको इस तरह से डिफाइन तो नहीं किया गया, सिर्फ इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से और ये इक्वल होगा 1 ओवर आर के।
अब जी या कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे, देखें आप नीचे जब यूनिट्स पुट करेंगे ओहम, तो ऊपर आके वो पर ओहम हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से लिख रहे होंगे जी, ओहम की पावर -1 या ओहम की पावर -1, इस तरह से। अब ये वाला जो मेथड है ना, ओहम की पावर -1, इसमें -1 को उसने इस तरह से एडजस्ट किया पावर को कि जी उसने इसके स्पेलिंग्स उलट कर दिए और उसको MHO लिख दिया। अब MHO या सीमन, जॉर्ज सीमन ओहम उस साइंटिस्ट का पूरा नाम था। तो कंडक्टेंस के यूनिट का जो है नाम या कंडक्टेंस के यूनिट्स ओहम के नाम पे रखे गए, सीमन। इसी तरह बच्चों कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसका भी इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं जी, 1/ρ, और इसका सिग्मा का जो यूनिट है वो हो जाएगा जी MHO पर मीटर, यानी आप इसको पर ओहम पर मीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि कंडक्टेंस डायमेंशंस डिपेंडेंट है, जबकि कंडक्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये बड़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला जो है पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा कि तमाम मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए उनकी रेजिस्टेंस जो होगी वो उनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाएगी, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। जब आप बेटे किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, कंडक्टर के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़्यादा रैंडमली वाइब्रेट या मूव करने लगेंगे। और जब ज़्यादा वायलेंटली वाइब्रेट करते हुए या मूव करते हुए एटम्स के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के उन एटम्स के साथ टकराने के चांसेस या नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो जब उनके नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो हम कहेंगे कि जी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी बना लीजिएगा, एक ग्राफ भी हम बना रहे होते हैं जिसमें टेम्परेचर को हम प्लेस करते हैं जी एक्स एक्सिस पे, रेजिस्टेंस को प्लेस करते हैं वाई एक्सिस पे, और हम ये ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। डायरेक्टली चूँकि रिलेशन होता है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा होता है। अब इसी तरह बेटे आप अगर गौर करें तो जी हम लोग लिख रहे होते हैं कि R इज़ इक्वल टू ρL/A, या हम लोग लिख रहे होते हैं जी ρ इज़ इक्वल टू RA/L। दोनों सूरतों में देख लें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हैं ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन में आ रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लाजमी तौर पर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर टेम्परेचर जो है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात पता चली कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो टेम्परेचर में चेंज के साथ लीनियर है। टेम्परेचर में चेंज के अबव एंड बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ा रहे हैं तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एग्जैक्ट उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, चाहे आप उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर रहे हैं, तो आप उसका जितना टेम्परेचर कम करेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाली टर्म जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटे अल्फ़ा के साथ, और हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। मतलब ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करें, तो अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करेंगे तो 1 केल्विन, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करते हैं तो 1 केल्विन टेम्परेचर के चेंज करने से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट्स हमारे पास पर केल्विन होते हैं। अब देखें जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R naught is the resistance of conductor at 0 degree centigrade. RT is the resistance of conductor at T degree centigrade and RT minus R naught. अब अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो उसकी फाइनल में से आपने इनिशियल रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R naught। ये भी सारे एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आए। और ये जो RT माइनस R naught यानी चेंज इन रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप इकट्ठा कर लें तो जी आप लिखेंगे RT माइनस R naught इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R naught T।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अल्फ़ा है, और इस अल्फ़ा को हम लोग नाम देते हैं जी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अब देखें ये जो R0T है इसको इधर ले आए, डिवाइड कर लें, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0T। अब देखें जो ऊपर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के यूनिट्स इस वाले रेजिस्टेंस के यूनिट से कट गए, सिर्फ टेम्परेचर के यूनिट्स रह गए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होगा, तो ऊपर आके, और बल्कि ये भी आपने जहन में रखना है कि ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अब चूँकि मैंने ऊपर आपको बताया बेटे कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख दें, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी, तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, इसको ये उसने डिफाइन किया हुआ है जी, फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, तो इसके यूनिट्स भी पर केल्विन ही होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कंडक्टर्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी RT की वैल्यू हमेशा R0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अल्फ़ा की वैल्यू यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जब आप उनका टेम्परेचर कम करते हैं, आप उनका टेम्परेचर 0 केल्विन के करीब लेकर जाते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर्स हैं, जबकि 0 केल्विन पे वो परफेक्ट इंसुलेटर्स हैं। ऐसा क्यों है बेटे, इसकी रीज़न हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको इतना याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। असाइनमेंट ये है कि ये आपने याद करके लिख के मुझे इसकी पिक्चर्स भी सेंड करनी है, और अटेंडेंस उसी बच्चे की लगेगी जो मुझे असाइनमेंट सेंड करेगा। अल्लाह हाफिज़।